एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये सही विकल्प सारे एक ही शॉर्ट वीडियो आपको देखना है, उसके बाद किसी और शॉर्ट वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपकी त्रैमासिक परीक्षा, यहाँ से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा सभी यहाँ से कवर होने वाली हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से करना चाहते हैं, मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ, यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाने वाला है। तो पूरा वीडियो आप शुरू से आखिर तक जल्दी स्पीड में आप देख सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले वैकल्पिक क्वेश्चन की तरफ से। आप भी आपका आंसर सोचते हैं ना। पहला क्वेश्चन है जल का मोलर द्रव्यमान। तो बच्चों जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो जल्दी से बता दें। जल का मोलर द्रव्यमान होता है 18। कितना होता है? 18 होता है। ध्यान रखना 2019 में आ चुका है पेपर में। उसके बाद मोल का आंकिक मान कितना होता है, तो ये रट लेना आप, मोल का आंकिक मान, क्योंकि ये एग्जाम में छपता ही छपता है। मोल का आंकिक मान हो सकता है वो सही विकल्प की जगह खालिस्तान में पूछ लें या एक शब्द में पूछ लें, कहीं पूछ लें। तो मोल का आंकिक मान कितना होता है, तो ध्यान रखना ये सवाल ऑप्शन है 6.023 × 10⁻23। ये ध्यान रखना। यहाँ पे CO2 का अनुभार पूछा गया है, तो अनुभार निकालने का तरीका होता है परमाणु भार को जोड़ दीजिए तो अनुभार निकल जाएगा। जैसे कार्बन का यहाँ पर परमाणु भार होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के दो अणु तो 16 दूनी 32, 32 और 12 को जोड़े तो कितना आ जाएगा आपका 44। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा थोड़ा सा पेन को और अपन स्मॉल कर लेते हैं ताकि सही से समझ में आ जाए। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पर 0.030 में सार्थक अंकों की संख्या पूछी गई है। तो सार्थक अंक इसमें कितने हैं, तो सार्थक अंक इसमें 3 है। कितने? 3, जिनका वैल्यू होता है 300, यानी कि 3 सार्थक अंक यहाँ पर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन में गैस में अणुओं की संख्या। तो इस प्रकार हमने सवाल को सोल्व करना आपको सिखाया है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में आपको यदि पूछा जाए तो आपका जो राइट आंसर है 3.011 × 10⁻23। अब 16 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि हमें पता है ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो O2 होता है, और O2 का भार होता है 32, और 32 का मतलब 1 मोल होता है, और 1 मोल में जो आंसर आता है वो 6.022 × 10⁻23 आता है। लेकिन 32 ग्राम की जगह ना पूछते हो 16 पूछा है, तो इसमें 2 का भाग दोगे तो आपको जो राइट आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा 3.011 × 10⁻23। ओके, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो ध्यान रखना 55.6 निकालना आपको याद ही है। इसमें मोलरता का आप सूत्र लगा देना तो आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 0.048 संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में आपको लिखना है। तो जब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाएगा तो क्या आएगा आपका आंसर 4.8 × 10⁻³ तो कुछ बच्चों को याद नहीं होगा वैज्ञानिक संकेतन कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पर 0.0048 है, तो हमें याद है कि एक संख्या के बाद नंबर को लेके जाना है। तो जब हम इधर की तरफ लेके आएंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 और 3 संख्या इधर आया, इसका मतलब इसके साथ 10 की घात क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, लेकिन वो किस में आएगा माइनस में। माइनस में क्यों आएगा, तो ध्यान रखना जब भी हम इधर की तरफ आते हैं तो माइनस में वैल्यू आएगी, जब इधर से इधर की तरफ आएंगे तो प्लस में वैल्यू आएगी। तो अभी हम क्या हो रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा 10 की घात -3, तो 4.8 हो जाएगा 10 की घात -3। इस तरीके से आप वैज्ञानिक संकेतन लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट हुआ है, अब यूनिट 2 की तरफ चलिए। तो बेटा सारे यूनिट से आपको मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं। आ जाइए यूनिट 2 पे। तो सेकंड यूनिट में सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि सोडियम, जो सोडियम होता है ना, देखना यहाँ पर जो सोडियम दिया हुआ आपको, सोडियम आयन Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ध्यान रखना उदासीन जो परमाणु होता है उसका जितना अनुभार होता है, मतलब जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Na में जो परमाणु क्रमांक इसका होता है 12 होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस लगा, इसका मतलब 1 कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 11 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकलेगी इसमें 11। सोडियम आता है आपका, सोडियम आपका तो 10 नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है। ओके, तो लेकिन यहाँ पर Na+ लगा तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तत्व जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो ध्यान रखना इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, वो होता है क्रोमियम 24। ओके, पेपर में आया तो छाप देना। एक उपकोष के लिए L का मान 2 है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, L का मान 2 होता है। तो जल्दी से बताएं इसमें क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि L का मान 2 किसके लिए होता है, तो ध्यान रखना जो L के मान होते हैं वो S के लिए 0 होता है, P के लिए कितना होता है 1 होता है, D के लिए कितना होता है 2 होता है, F के लिए कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पर L का मान 2 की बात की गई है,
तो डी के लिए 2 होता है और डी का जो कक्षक होता है उसमें टोटल 5 बॉक्स होते हैं और हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कितने हो जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरीके से हम आसानी से ट्रिक लगा के कर सकते हैं सवाल को सोल्व। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली समीकरण कौन सा है, तो चौथे का जो आंसर आएगा आपका लेमडा बराबर H/mc। ये डी ब्रोगली समीकरण है। ये वेरी आईएमपी इस एग्जाम में भी आ सकता है, हर एग्जाम में आ सकता है ये, इसलिए इसको ध्यान रखना। फिर क्रोमियम 3+ आयन में आयुर्वेद इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो जल्दी से बताएं। इसका जो रहेगा आपका राइट आंसर 3 रहेगा, ठीक है। इसके लिए हमने एक वीडियो पहले से बना रखा है, आयुर्वेद इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकाला जाता है। आप बेसिक केमिस्ट्री में जाके इसको देख सकते हैं, हमने आयुर्वेद इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया आपको। समस्थानिकों में संख्या समान होती है, तो बेटा समस्थानिकों में संख्या किसकी समान होती है, तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है, क्योंकि समस्थानिक जो होते हैं उसमें परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन होता है आपका। 7वां है क्लोरीन माइनस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 होता है, लेकिन माइनस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आया हुआ है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें 18। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ये सारा बेसिक हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको आसानी होगी बनाने में। फिर यहाँ पर ब्रोमीन लिखा है 80 और 35। 80 का मतलब होता है यहाँ पर परमाणु भार इसका 80 है और परमाणु क्रमांक 35 है, तो 80 में से 35 जाएंगे तो वो न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। तो 80 में से 35 गए तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो 45 आ जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना जाएगा, 45। फिर अगला है न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक जो था वो कौन था, तो वो था चैडविक। ओके, यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है। अगली यूनिट की तरफ हम बढ़ते हैं। यूनिट 3 है यहाँ पर, तो इसको ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमने लिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या है, तो सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसकी होती है, जिसके ऊपर माइनस चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ज़्यादा होगी। याद रखना, आयनिक त्रिज्या का मतलब होता है माइनस चार्ज का बढ़ना, जिसकी जितना माइनस चार्ज ज़्यादा होगा उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके बाद तत्वों बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा सिलिकॉन के आधातु अभिलक्षण का क्रम क्या है, तो उसको थोड़ा याद रखना आप। इसका आंसर जो रहेगा सा वाला रहेगा, एन का सबसे ज़्यादा रहता है, उससे कम कार्बन, बोरोन, सिलिकॉन का सबसे कम। परिवर्ती ऑक्सीकरण दर्शाते, तो हमें पता ही है परिवर्ती जो ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते वो संक्रमण तत्व है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। निम्नलिखित में किसका आकार सबसे बड़ा है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में छप सकता है। तो किसका आकार सबसे बड़ा होता है, तो ध्यान रखना जिसका आकार बड़ा होगा जिसमें प्लस चार्ज सबसे कम होगा। देखना इसमें सबसे प्लस ज़्यादा, इसमें प्लस ज़्यादा, तो यहाँ पर प्लस नहीं है, यानी कि उदासीन अणु है। तो उदासीन जो अणु होता है वो किसी भी प्लस चार्ज से सबसे ज़्यादा उसका आकार होता है, तो एल्यूमिनियम आपका आंसर राइट रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। अगले यूनिट की तरफ हम बढ़ते हैं। यूनिट नंबर आपका ये रहेगा 4th, तो आ जाइए यूनिट 4 पे। यूनिट 4 का नाम है रासायनिक आबंधन बल गति की जो होता है आपका। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ हम बढ़ते हैं, तो इसमें पूछा क्या गया है, ठीक है। क्वेश्चन के सामने सन भी डाला, देखिए 2024 में भी आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखिए 2024 में आया हुआ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मतलब हमारे बहुत ये ताज़ा पूरा लिए हैं क्वेश्चंस। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा यौगिक, हाँ ठीक है, कौन सा, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाना। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा यौगिक से संयोजक है, तो कौन सा यौगिक से संयोजक है, तो आप बता सकते हैं क्या कौन सा यौगिक से संयोजक है। चलो कोशिश करना सही बच्चे, कौन सा यौगिक से संयोजक है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं बताने वाला हूँ आपको। फर्स्ट का आपका आंसर आएगा आपका Cl2। क्लोरीन जो होता है वो से संयोजक यौगिक होता है, क्योंकि इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये NaCl जो होता है ये आयनिक होता है, CaO आयनिक होता है, Na2S आयनिक होता है। आयनिक का मतलब होता है जिनमें प्लस और माइनस चार्ज होता है वो आयनिक होते हैं, और जो एक ही प्रकार का होता है जैसे Cl के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए क्या होता है ये से संयोजक होता है। इसका दूसरा है कौन सा यौगिक वैद्युत संयोजक है, तो दूसरे का बताइए आप। तो वैद्युत संयोजक में देखिए सिंपल सा NaCl जो होता है वैद्युत संयोजक होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बीच में लगता है। किस अणु के केंद्रीय परमाणु में sp3 संकरण है, तो sp3 संकरण बताइए आप। इसमें आएगा CH4 मेथेन में sp3 संकरण होता है। संकरण जिसमें अष्टफल की ज्यामिति होती है, तो अष्टफल की ज्यामिति किस में होती है, sp3d2 में होती है ना, ये सारा हमने बता दिया पहले से आपको। CH2 में प्रत्येक कार्बन में संकरण पाया जाता है, तो इसमें आपका रहेगा sp संकरण पाया जाता है। देखो इसमें सिंपल सा है, प्रत्येक कार्बन की बात की तो देखो कार्बन कितने, इसमें 2 कार्बन है और 2 यहाँ पर हाइड्रोजन दिए हुए हैं। इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैं 5वां है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिख दिए, दोनों में एक एक कैंच है तो एक एक कैंच लिख दिए।
इसका मतलब सिग्मा होता है, इसका मतलब सिग्मा होता है, सिग्मा होता है। अब इस कार्बन की यदि मैं बात करूँगा तो 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा का मतलब होता है sp, 3 सिग्मा का sp2 होता है, 4 सिग्मा sp3 होता है। तो यहाँ पर 2 सिग्मा है, तो sp संग्रहण इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अनुचुंबकीय अणु है। अनुचुंबकीय कौन सा अणु होता है? तो 6 का जो आंसर आएगा ऑक्सीजन जो होता है आपका अनुचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय का मतलब और प्रतिचुंबकीय का मतलब आपको पता ही होगा। प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है, ध्यान रखना है आपको। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 वाला क्वेश्चन आपको देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाता है। तो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। द्विध्रुव आघूर्ण कौन दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 7वें का, ये नहीं रहेगा, आपका रहेगा H2O। क्या रहेगा? H2O इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण को भी हमने बेसिक, जिन बच्चों ने अभी तक जो बेसिक केमिस्ट्री के वीडियो हैं जिसमें लिखा है जीरो से हीरो बनना वाला एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप देखोगे तो आपको 11वीं का सारा मटेरियल उपलब्ध है। वहाँ पर सारी बेसिक चीज़ें आपको वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, आप हर एक सही विकल्प को सही से कर पाओगे, खाली स्थान को भी कर पाओगे। तो अभी इस वीडियो में केवल सही विकल्प मैं आपको करवा रहा हूँ। जल का एक अणु अधिकतम हाइड्रोजन बंद रखता है। तो जल का एक अणु अधिकतम कितना हाइड्रोजन रखता है? तो 4 हाइड्रोजन रखता है। कितने रखता है? 4 हाइड्रोजन रखता है। याद रखना, नाइट्रोजन अणु के बंधन की कोटि, तो नाइट्रोजन अणु जो होता है उसमें बंधन की कोटि कितनी होती है? 3, क्योंकि नाइट्रोजन अणु में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है ऑक्सीजन अणु के बंधन की कोटि कितनी होती है? तो बेटा 2 होती है, याद रख लेना इसको भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां देखिए। 11वें वेस्पर यानी कि संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमने पढ़ा है इसके बारे में, सिज्विक और पावेल ने ये किया है। तो ये भी याद रखना, वेस्पर थ्योरी जो है इसके वैज्ञानिक कौन है? सिज्विक व पावेल। इसके बाद निम्न में किसकी रेखीय संरचना है? तो 12वें का जो क्वेश्चन आपका आंसर रहेगा CO2 रहेगा, रेखीय संरचना। एक बार सारे क्वेश्चन को आपको देख के जाना है ताकि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में सही लगा पाए। धातु एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 28882 है। इसके ऑक्साइड का सूत्र आपको बताना है। तो 13वें का जो आंसर आएगा आपका वो रहेगा एमओ। क्या रहेगा? एमओ, याद रख लेना। अगली यूनिट है यूनिट नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका 83 तक का सिलेबस लगभग होने वाला है इस यूनिट के साथ ही। तो ये देख लेना आप। उसके बाद आप ये देखो, इसमें सन भी दे रखे हैं सामने, सारे क्वेश्चन किस किस सन में आए हैं। तो सन मैंने दे दिए आपको, 2019 में भी आया, 22 में आया, 23 में, सब में आए हुए हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए साम्यावस्था। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए साम्यावस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? तो याद रखना, 0 के बराबर होता है। क्या होता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम की जब भी बात आ जाए तो वहाँ पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हमेशा 0 के बराबर ही रहता है। प्रक्रम के रुद्रोष्म परिस्थितियों में होने के लिए क्या होता है? तो इसमें क्या होगा आपका सेकंड में? तो ये रहेगा Q बराबर 0 रहेगा रुद्रोष्म प्रक्रम में। उसके बाद एंथैल्पी H, दाब P, आयतन V एवं आंतरिक ऊर्जा U के बीच संबंध जो होता है वो आपने पढ़ा ही है। H बराबर U प्लस PV होता है ना। इसके बाद गिब्स मुक्त ऊर्जा का प्रदर्शित करने वाला जो पद होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका बेटा डेल जी रहेगा। क्या रहेगा? डेल जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में, तो आंसर जो रहेगा आपका डेल ई बराबर 0 रहेगा। 6 निम्नलिखित में से कौन सा उष्मागतिकी फलन अवस्था फलन है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो कार्य प्लस उष्मा रहेगा। यहाँ पर यूनिट नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 की। तो सभी बच्चे यूनिट 6 को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बात की जाएगी सबसे पहले लुईस अम्ल का उदाहरण। तो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, एक शब्द के लिए भी इसको याद रख सकते हैं। लुईस अम्ल का उदाहरण है आपका BCl3A। कौन सी अभिक्रिया दाब परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी? तो याद रखना, बा वाली अभिक्रिया जो होती है, क्योंकि इसमें अभिकारक और उत्पाद की मात्रा बराबर। देखना N2 यहाँ पर गैस 1 है, ऑक्सीजन 1 है, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया, और 2NO यानी कि 2 NO बना हुआ है, तो दोनों की मात्रा बराबर है। लेकिन बाकी जगह देखोगे तो अलग अलग अंतर दिखा देगा। यहाँ पर 2O3 है और यहाँ 3O2 बचाने की अभिकारक 2 और 3 का अंतर आ रहा है। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, और यहाँ पे देखेंगे 2 और 1 3, और इधर कितना है? 2। तो जहाँ पे बराबर आता है वहाँ पर दाब से कुछ भी प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखना है कुछ कुछ चीज़ें। तीसरा है, कौन सा लवण जल में अम्लीय विलयन देता है? तो जो तीसरा है आपका वो NH4Cl ही होता है, ये अम्लीय विलयन देता है अमोनियम क्लोराइड, याद रखना। चौथा, एक रासायनिक अभिक्रिया साम्यावस्था में होती है जबकि इसमें क्या होता है? अग्र अभिक्रिया का वेग प्रति अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है ना, क्योंकि हमने पढ़ा ना अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया यदि बराबर है तो वो अभिक्रिया कैसी रहेगी? आपकी साम्यावस्था में रहने वाली है।
ओके, देखो पांचवा वेरी वेरी आईएमपी 2019 में भी आया हुआ है, केपी केसी में संबंध। तो केपी केसी में संबंध हमने पढ़ा है, तो बताएं जल्दी से क्या है इसका। तो केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल एन, है ना, एक शब्द में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा आईएमपी है। छठा है SO2 का O2 द्वारा SO3 में ऑक्सीकरण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। SO3 का निर्माण अधिकतम होगा तो कहाँ होगा, तो ताप घटाया जाए और दाब बढ़ाया जाए, ये ध्यान रख लेना है आपका। ओके, सातवां अंतिम इसका संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म में अंतर होता है। अम्ल क्षारक युग्म में अंतर कैसा होता है, तो इसका रहे केवल एक प्रोटॉन का अंतर इसमें होता है। तो यूनिट नंबर हम बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ, 7 की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, ओके, अगला क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से अपचयित होने वाला एक हेलोजन है। तो जल्दी से बताएंगे बहुत आसानी से अपचयित होने वाला हेलोजन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका फ्लोरीन रहेगा, F2। ये बहुत आसानी से अपचयित हो जाता है। K4FeCN6 में आयरन की ऑक्सीजन संख्या, तो ऑक्सीजन संख्या हमने निकालना आपको बता दिया है। अभी भी बोल रहा हूँ बार बार कि आप बेसिक वीडियो जरूर देखना, ताकि वहाँ से आपका बेसिक ऑक्सीजन संख्या निकालना और जितनी भी चीज़ें पढ़ाई सारी वहाँ से क्लियर हो जाएगी। यहाँ मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। तो दूसरे का जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा +2 रहेगा। तीसरा है K1, इसमें Mn की ऑक्सीजन संख्या निकालना है। तो थर्ड का जो आंसर रहेगा वो +7 रहेगा। क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या आपको बताना है। तो चौथे का जो आंसर रहेगा +1 ऑक्सीजन अवस्था किसमें, तो Cl2O में यहाँ पर क्लोरीन की +1 ऑक्सीजन संख्या होती है। चलो अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए, ClO3- में Cl की ऑक्सीजन संख्या पूछी गई है। तो 5 का जो आंसर रहेगा आपका +5 रहेगा। निम्न में से कौन ओजोन से ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो छठे में क्या आएगा आपका दा वाला आएगा। एक मिनट, KMnO4 क्या रहेगा इसमें बेटा, KMnO4 रहने वाला है। उसके बाद है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। अगला आपका HOCl में Cl की ऑक्सीजन संख्या, तो 7वां का जो आंसर रहेगा आपका +1 रहेगा। और 8वां जो है इसमें सब में ऑक्सीजन संख्या ही पूछी गई है। तो 8वां और देख लीजिए, 8वें का आपका क्या आंसर रहेगा +4 रहेगा। CCl4 में कार्बन की ऑक्सीजन संख्या ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चलो 2-3 क्वेश्चन वो बचे, यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ये देखिए 2024 में आ चुका है यहाँ से वाला क्वेश्चन। SO4 में एस की ऑक्सीजन संख्या, तो बेटा ध्यान रखना +6 होता है। कितना होता है, +6। वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, तो ये तो आपको याद ही होगा, ऑक्सीकरण होता है वो। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कैसा होता है, एनोड पर होता है। कहाँ होता है, एनोड पर होता है। ध्यान रखना, एक तत्व +3+5 में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो इसमें ध्यान रखना 15 होगा। कितना होगा, 15। ओके, तो यूनिट नंबर 8, 2 यूनिट और बच रही है, ताकि अपना यहाँ पर ये पूरे कंप्लीट हो जाएगा। 20 मिनट के अंदर अंदर हम इसको कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से होगा। एक क्वेश्चन हमारे पास छूट गया शायद। किसी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र CH2 के यदि अनुभार 42 हो तो इसका अनुसूत्र कितना होगा, तो दूसरे में इसका आंसर रहेगा CH3H6। ठीक है, एनिलीन को साधारणतः शुद्ध किया जाता है, तो याद रखना भाप आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। और इसका IUPAC नेम यदि पूछा जाए, IUPAC नेम हमने पढ़े हैं, तो इसका IUPAC नेम आएगा 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। 5वां किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है, तो 5वां का ध्यान रखना बेंजोइक अम्ल के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद अपने पास 2 क्वेश्चन और है, फिर लास्ट यूनिट और करेंगे हम। एक पदार्थ 80% कार्बन तथा 20% हाइड्रोजन है, वहाँ पदार्थ होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करा हमने C2H6 होगा, है ना। ये डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपका बहुत समय कम है, तो हम क्यों ना इसको जल्दी जल्दी याद रखें। ठीक है, इस प्रकार का IUPAC नेम पूछा जाता है, तो इसका तो आपको सिंपल सा पता ही है, इसको प्रोपेनोन बोलेंगे। वैसे इसका नाम एसीटोन, लेकिन साधारण नाम एसीटोन है, और IUPAC नाम में इसको प्रोपेनोन बोलते हैं। ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोप आ जाएगा और इसमें नॉन जुड़ेगा आपका कीटोन समूह के कारण। ठीक है, चलो आखिरी मिनट और देख लीजिए। तो हमारे पास 1 मिनट का समय बचा है, 1 मिनट में इसको 5, 7, 8 क्वेश्चन और बच रहे हैं। हाँ, ये और कर देते हैं। चलिए, एक एल्कलाइन C2H2 को रक्त तप्त नलियों में गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो याद रखना बेंजीन बनेगा। 2022 में आया हुआ है। एल्किन का सामान्य सूत्र पूछा गया है, तो यहाँ पर CnH2n पड़ा हमने, बुधवान संरूपण पाया जाता है, तो ध्यान रखना एथेन में पाया जाता है। निम्न में कौन सा यौगिक कूट अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पर CH4 मेथेन नहीं बनाया जा सकता है। मार्स गैस में होता है, तो मार्स गैस में आपको पता होगा क्या होता है, इसमें मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और बच रहे हैं, 5वां 6ठा और 8वां बचा है, 6ठा 8वां।
कौन सा प्रतिकारक एथिलीन व एसिटिलीन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखना अमोनियम प्लस क्लोराइड बहुलक नहीं है, तो बहुलक DDT बहुलक नहीं होता है, ध्यान रखना। कीटनाशी होता है। सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से क्या बनाते हैं? तो बेंजीन बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पर सारे क्वेश्चन हमने उपलब्ध कर दिए हैं, लगभग 20 मिनट में पूरा वीडियो हमने कर दिया है। तो यदि ये आप कर लोगे तो आपके सारे सही विकल्प कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपको खालिस्तान का एक वीडियो मिल जाएगा, एक शब्द का वीडियो मिल जाएगा, सभी प्रकार के हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। तो 2-3 वीडियो में आप पूरी कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री कंप्लीट कर लोगे तो वहाँ से आपके 28 नंबर, बेटा 28 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, इसको आप कंप्लीट कर लोगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें अच्छा सा मोटिवेशन मिलेगा, आप हमारा थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।